Hello, my name is Dr. Naman and today we are going to learn about neoplasia. तो जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं उसे जितनी इजी लैंग्वेज में हो सकूँ वो पढूँ और मेरा यहाँ पे भी मोटिव ये रहेगा कि जितनी इजी लैंग्वेज में हो सकूँ वो समझाऊँ. स्टिल अगर कोई कमी रह जाती है या फिर कोई डाउट रहता है या फिर कोई बुराई रहती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम. ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं. चलिए देखिए, सबसे पहले अपन आते हैं नियोप्लेजिया के नाम के ऊपर कि इसका नाम नियोप्लेजिया क्यों पड़ा. देखो, नियो का मतलब कहीं पे भी होता है तो उसका मतलब होता है न्यू, और प्लेजिया का मतलब होता है ग्रोथ. तो कहीं पे भी अगर नई ग्रोथ हो रही है डैट इज़ नोन एज नियोप्लेजिया. ठीक है, तो नई ग्रोथ तो कई जगह पे होती है, जैसे कि फीटस में भी होती है, जैसे कि हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हमारे बाल ग्रो करते हैं, उनको तो अपन नियोप्लेजिया नहीं बोलते. क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि इसका या फिर डेफिनेशन में ये रहता है कि नियोप्लेजिया वो न्यू ग्रोथ है जो कि मतलब विदाउट ग्रोथ फैक्टर हो रही है. मतलब वहाँ पे आपको ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. कोई भी ऐसी ग्रोथ जिसमें ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत पड़ रही है डैट इज़ नॉट नियोप्लेजिया. ठीक है, तो नई ग्रोथ इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ फैक्टर इज नोन एज नियोप्लेजिया. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब अपन आते हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट के नॉमेनक्लेचर के ऊपर. अगर कोई भी कैंसर है जिसके पीछे ओमा लग रहा है तो वो आपका बिनाइन होगा, और अगर कोई भी कैंसर है जिसके पीछे आपका कार्सिनोमा या सार्कोमा लग रहा है तो वो आपका मैलिग्नेंट होगा. अब सवाल ये आता है कि हमने मैलिग्नेंट के लिए दो प्रीफिक्स क्यों काम में लिए, एक भी तो काम में ले सकते थे. इसका रीज़न ये है कि कोई भी मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है वो दो जगह से ओरिजिनेट कर सकता है. या तो एपिथेलियली वो ओरिजिनेट कर सकता है या फिर वो मीजेनकाइमली ओरिजिनेट कर सकता है. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एपिथेलियल तो हम सब जानते हैं क्या होता है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं, और मीजेनकाइमल का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू. तो कोई भी कैंसर अगर कनेक्टिव टिश्यू से ओरिजिनेट कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन सार्कोमा बोलते हैं. ठीक है, और अगर कोई भी कैंसर एपिथेलियल से ओरिजिनेट कर रहा है तो उसको अपन कार्सिनोमा बोलते हैं. यहां तक समझ में आया? अब अपन आते हैं कुछ कुछ एक्सेप्शन के ऊपर. ये वो एक्सेप्शन है जिनके पीछे लग तो क्या रहा है? ओमा रहा है. ठीक है, लग तो ओमा रहा है लेकिन ये सारे के सारे आपके मैलिग्नेंट हैं, जैसे कि लिम्फोमा, जैसे कि सेमिनोमा, जैसे कि मेलेनोमा. और ये सवाल एक बार एम्स में भी आया हुआ है कि ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बिनाइन नहीं है. ठीक है, बहुत पहले आया हुआ बट ये आया हुआ सवाल है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब अपन आते हैं नेक्स्ट के अंदर, डैट इज बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट के अंदर. इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं. ठीक है, चलिए, आई थिंक ये डिफरेंस मोस्टली आप सबको आते होंगे, लेकिन स्टिल मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सवाल आया हुआ है नीट के अंदर, ताकि थोड़ा सा ईजी रहे. सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मैं बोलूँगा कि इस पूरे के पूरे पढ़ने के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनाप्लेजिया. सबसे पहले अपन आते हैं एनाप्लेजिया का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर. सेकेंड ईयर में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लाइक आपको ईजी डेफिनेशन है लेकिन अपन बार बार इसका मतलब भूल जाते हैं. एनाप्लेजिया का मतलब होता है लैक ऑफ डिफरेंशिएशन. लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कैंसरस सेल होंगे वो दोनों के दोनों सेम दिखेंगे. ठीक है, डेफिनेशन के अंदर है लैक ऑफ डिफरेंशिएशन. इसका मतलब ये हुआ ना कि लैक नहीं है, डिफरेंट अलग अलग नहीं है, इसका मतलब कि सेम दिख रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एनाप्लेजिया. ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, एनाप्लेजिया जो होता है वो आपका किसके अंदर मिलता है? वो आपको मैलिग्नेंट के अंदर मिलता है, बिनाइन के अंदर नहीं मिलता है. सिंपल सा तरीका है, एक ये एनाप्लेजिया जो होता है मैलिग्नेंट का फीचर होता है. अब अगर कोई भी पूछे नॉर्मली भी कि बिनाइन या मैलिग्नेंट में से ज़्यादा स्लो ग्रोइंग कौन सा होगा, ऑब्वियसली स्लो ग्रोइंग आपका बिनाइन होगा, तभी तो वो बिनाइन है. अगर वो जल्दी जल्दी ग्रो करता और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ग्रो करता तो वो बिनाइन थोड़ा रहता. एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड का मतलब ये होता है कि जो भी वो कैंसरस चीज़ ग्रो कर रही है उसके अराउंड एक कैप्सूल बना हुआ है. वो फाइब्रस कैप्सूल भी हो सकता है, वो कोई भी तरीके का कैप्सूल हो सकता है जो कि उसको आगे उसकी बाउंड्रीज को इन्वेड नहीं करने दे रहा, या फिर आप कह सकते हो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करने दे रहा. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है मेटास्टेसिस. अब मेटास्टेसिस क्या होता है? देखो, मेटास्टेसिस भी आपका मैलिग्नेंट का ही फीचर, जैसे एनाप्लेजिया आपका मैलिग्नेंट का फीचर है, मेटास्टेसिस भी मैलिग्नेंट का ही फीचर है. ये चारों जो मैंने बताया, इन चारों के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएटिंग फीचर रहता है वो एनाप्लेजिया नहीं है, वो आपका मेटास्टेसिस है. अच्छा, मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि वो जो कैंसरस सब्सटेंस है वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी बाउंड्रीज के अंदर जा रहा है, उसको अपन मेटास्टेसिस बोलते हैं. माने कि एक लोकेशन से वो दूसरी लोकेशन पे जा रहा है, डेट इज नोन एज मेटास्टेसिस. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब मेटास्टेसिस के भी कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये है तो मैलिग्नेंट कैंसर, लेकिन ये मेटास्टेसिस आपको नहीं दिखाते. अच्छा, क्या है वो है बेसल सेल कार्सिनोमा एंड ग्लायोमा. बेसल सेल कार्सिनोमा तो हम सब जानते हैं, मोस्टली फेस के अंदर आपको देखने को मिलता है, रोडेंट कैंसर इसे अपन बोलते हैं, वही वाला. ठीक है, और ग्लायोमा ये भी आपको याद रखने एक्सेप्शन, क्योंकि ये नीट में हालांकि बहुत कम चांसेस है पूछे जाए, लेकिन ये दोनों के दोनों सवाल, ये वाला एक्सेप्शन और ये वाला एक्सेप्शन एम्स में एक बार पूछे जा चुके हैं. ठीक है,
अब अपन आते हैं क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर। ठीक है, देखो अगर कोई भी, अब अपन आते हैं कि हमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर। ठीक है, देखो प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक इज अ फीचर ऑफ मैलिग्नेंट। ये जो भी सारे मैं आपको बता रहा हूँ मैलिग्नेंट के ही फीचर बता रहा हूँ। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ? प्लियोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि वो जो प्लियो का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, कि आप एक्सटर्नल अपीयरेंस आपका कैसा है। तो मैलिग्नेंट कैंसर जो होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? नॉर्मल सा पॉइंट है। सेकंड आता है हाई N/C रेशियो। N/C का मतलब होता है न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म रेशियो जो रहती है वो मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर बढ़ जाती है। और कितनी बढ़ जाती है? 1:1 हो जाती है। ये भी आई थिंक सवाल आया हुआ है एम्स में एक बार। ठीक है, वो जो रेशियो रहती है वो 1:1 हो जाती है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि यार 1:1 हो जाती है तो नॉर्मली कितनी रहती है? नॉर्मली वो 1:14 या 1:16 आपकी रहती है। फिर आता है लॉस ऑफ पोलरिटी। लॉस ऑफ पोलरिटी का, देखो पोलरिटी का मतलब होता है पोलर का मतलब होता है कि कोई डायरेक्शन है किसी चीज़ के अंदर। तो अगर मान लो कि ये एक सेल है, तो अगर मैं देख के आपसे पूछूं कि यार इस सेल से आपको क्या पता चल रहा है, तो आप बता सकते हो कि यार ये नीचे न्यूक्लियस है, ये ऊपर साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं उनके अंदर हो सकता है यहाँ पे मिले, हो सकता है यहाँ पे मिले, हो सकता है यहाँ पे मिले। तो कोई अपन डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं कि यार इनकी डायरेक्शन क्या है। फिर अगला पॉइंट आता है हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि हाई N/C रेशियो है तो N अगर बढ़ गया तो हाइपरक्रोमेटिक। हालांकि दोनों डिफरेंट पॉइंट है। क्रोमेटिक का मतलब ये होता है कि वो कितना कलर ऑब्टेन कर रहा है, कितना कलर अपने अंदर रख पा रहा है, रिटेन कर पा रहा है, उसको अपन हाइपरक्रोमेटिक बोलते हैं। अब नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई भी कैंसरस जो होगा वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। तो अगर जल्दी जल्दी ग्रो करेगा तो उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? माइटोटिक फिगर आपको मिलते हैं। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल से ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर आपको मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मर्सिडीज बेंज फिगर आपको मिलता है कुछ इस तरीके का, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पॉइंट है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमारा बिनाइंग वर्सेस मैलिग्नेंट के डिफरेंस हमारे हो गए। अब अपन आते हैं कुछ कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। ये वाला पॉइंट मेरा रह गया, कोरिस्टोमा वर्सेस हमाटोमा। ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल एक बार नीट में भी आया था और रिसेंटली नीट में पूछा गया था। देखो नीट में पूछा क्या गया था कि इन दोनों का डेफिनेशन ही याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब भी ऐसी दो कॉन्ट्रास्टिंग डेफिनेशन हो, बेस्ट चीज़ ये रहती है कि आप क्या करो, कोई सा भी एक याद रख लो, दूसरा याद मत रखो, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हमाटोमा। तो इसको याद रखने का एक छोटा सा निमोनिक मान लो, ट्रिक मान लो। मैंने ऐसे याद किया था कि हमार का मतलब होता है हमारा, लाइक हमारा तो नहीं है। लेट से कि कोई एक नॉर्मल से आप गांव के अंदर गए, मैं वापस बोलता हूँ, कोई भी नॉर्मल से गांव के अंदर गए और वहाँ पे आपको कोई एबनॉर्मल चीज़ मिली, तो वहाँ के लोग क्या बोलेंगे? हमार तो नहीं है, मतलब कि हमारा तो नहीं है। तो इसका हमाटोमा की डेफिनेशन क्या होती है कि जब आपको एबनॉर्मल टिश्यू मिल रहा है कोई भी नॉर्मल लोकेशन के ऊपर। ठीक है, मैं वापस बोल देता हूँ, जब भी आपको कोई एबनॉर्मल टिश्यू मिल रहा है नॉर्मल लोकेशन के ऊपर, दैट इज नोन एज हमाटोमा। तो अगर आपने हमाटोमा याद रख लिया तो कोरिस्टोमा, तो आप उसका अपोजिट डेफिनेशन याद रख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? कोरिस्टोमा वर्सेस हमाटोमा। सिर्फ आप हमाटोमा याद रखोगे तो आपको कोरिस्टोमा खुद ब खुद याद हो जाएगा। मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, हमार तो नहीं है मतलब हमारा तो नहीं है। नॉर्मल लोग बोल रहे हैं भैया हमारा तो नहीं है, एबनॉर्मल चीज़। अच्छा, हमाटोमा का एग्जाम्पल पल्मोनरी हमाटोमा होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कोरिस्टोमा का एग्जाम्पल क्या होगा? अच्छा, कोरिस्टोमा की डेफिनेशन एक बार अपन देख लेते हैं। हमाटोमा हो गया। हमाटोमा का डेफिनेशन क्या था? हमाटोमा का डेफिनेशन था कि एबनॉर्मल टिश्यू एट नॉर्मल लोकेशन। तो कोरिस्टोमा का डेफिनेशन क्या होगा कि नॉर्मल टिश्यू एट एन एबनॉर्मल पोजीशन। अब कोई पूछे नॉर्मल टिश्यू एट एन एबनॉर्मल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? अरे बहुत सिंपल है, कोई भी एक्टोपिक टिश्यू हो गया, मतलब कि कोई भी टिश्यू जिसको जहाँ पे नहीं होना चाहिए था वो वहाँ पे हो गया, तो उसको अपन कोरिस्टोमा बोलेंगे। तो एक्टोपिक टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरियोस्टोमा। ठीक है, और नॉर्मल टिश्यू, एबनॉर्मल टिश्यू एट एन एबनॉर्मल लोकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हमाटोमा। ये दोनों के दोनों सवाल रिसेंटली नीट में भी पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब अपन आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब अपन आते हैं सेलुलर अडेप्टेशन के ऊपर। ये टॉपिक तो अपन जब हमारा पैथो स्टार्ट होता है तभी अपन पढ़ते हैं, तो एक बार ये अपन देख लेते हैं, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, डेट इज़ मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो मेटाप्लेजिया होता क्या है? ठीक है भाई, इतना कुछ हार्ड नहीं है। मेटाप्लेजिया सिंपल सा पॉइंट है यार कि कोई भी एक टिश्यू जब दूसरे टिश्यू में चला जाता है, क्योंकि उसको वहाँ पे एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, और जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो वो वापस अपने नॉर्मल टिश्यू में आ जाता है। दैट इज़ मेटाप्लेजिया। तो हमने क्या देखा कि भाई जैसे ही वहाँ पे एनवायरनमेंट खराब हुआ, वहाँ पे कोई एबनॉर्मल स्टिमुलस आया, तो वो क्या किया, वो अपना टिश्यू टाइप चेंज कर लिया ए से बी में, और जब वो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस गए तो वो वापस से बी से ए में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले वो ए से चला गया बी में, और फिर जब नॉर्मल हुआ तो वो वापस बी से ए में आ गया।
तो हमने क्या देखा कि इधर भी एरो इधर भी एरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि वो रिवर्सिबल है। ये सवाल भी एक बार नीट में आया हुआ है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये 2 पॉइंट के अंदर है कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेटाप्लेजिया क्या है। मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ मेटाप्लेजिया है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सीलेटेड एपिथेलियम जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम में चला जाता है, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सीलेटेड एपिथेलियम जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम में चला जाता है। और ये किसके अंदर हमें देखने को मिलता है, लाइक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप एग्जाम्पल तुक्का मार सकते हो। सबसे नॉर्मल सा चीज़ है, ये हमें देखने को मिलता है स्मोकर्स के अंदर, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन है और ये सवाल पूछा गया है। अब आप बोलोगे कि यार इसमें ठीक है तो नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक ऐसा ही एग्जांपल और हमारे पास में रहता है, डेट इज बैरेट इसोफेगस, ठीक है। बैरेट इसोफेगस को याद रखने का तरीका क्या है, क्योंकि ना दिक्कत क्या होती है, दिक्कत बैरेट इसोफेगस एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पूछा गया हुआ सवाल है। और जितने भी मैं इसके पॉइंट्स बताऊंगा वो भी सब एक बार नीट में आए हुए हैं, ठीक है। तो बैरेट इसोफेगस को और इसको याद कैसे रखें, अगेन इसके अंदर भी आपको एक ही याद रखना है, क्योंकि अगर यहां पे सूडो स्ट्रेटिफाइड ये स्क्वामस नहीं है, ये कॉल्यूमिनर है, ठीक है। तो अगर आपको ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सीलेटेड एपिथेलियम याद रहेगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो, बैरेट इसोफेगस के अंदर, क्योंकि बैरेट इसोफेगस के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सीलेटेड एपिथेलियम में चला जाता है। एक्चुअली सीलेटेड में नहीं जाता है बट कॉल्यूमिनर में चला जाता है, आप मतलब समझ जाओगे, ठीक है ना। अगर कॉल्यूमिनर टू स्क्वामस होगा तो आपको याद रखना है कि स्मोकर्स के अंदर मिलता है, और जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, डेट इज स्क्वामस टू कॉल्यूमिनर, तो वो आपको बैरेट के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब कौन कौन आप में से जानता है कि बैरेट इसोफेगस के बारे में कुछ पॉइंट जानता है। आई नो ये नियोप्लेजिया का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको 2-3 पॉइंट इसके बारे में बता देता हूँ। वही 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि इसके अंदर पूछे गए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, बैरेट इसोफेगस हमें कहाँ मिलता है, तो ये हमें मिलता है GERD के अंदर। किसके अंदर हमें मिलता है, GERD के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बैरेट इसोफेगस किसका रिस्क फैक्टर है, बैरेट इसोफेगस रिस्क फैक्टर है एडिनोकार्सिनोमा का। किसका रिस्क फैक्टर है, एडिनोकार्सिनोमा का, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया। बैरेट इसोफेगस के अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है, बैरेट इसोफेगस के अंदर हमें गॉबलेट सेल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, गॉबलेट सेल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, गॉबलेट सेल, अगर आपको वहां पे गॉबलेट सेल देखने, तो हम कहाँ पे थे, हम थे बैरेट इसोफेगस के अंदर। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ बैरेट इसोफेगस के बारे के अंदर, कि बैरेट इसोफेगस हमें किस कंडीशन के कारण से देखने को मिलता है। तो बैरेट इसोफेगस जो होता है वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ में, GERD के साथ में। किसके साथ में एसोसिएटेड होता है, GERD के साथ में एसोसिएटेड होता है। अगला पॉइंट ये आता है कि अगर हमें बैरेट इसोफेगस मिल रहा है तो ये रिस्क फैक्टर किस चीज़ का है, तो ये रिस्क फैक्टर है एडिनोकार्सिनोमा का। आपको ये पॉइंट एज इट इज़ याद रहने चाहिए, क्योंकि 2 तरीके के कैंसर हमें मिलते हैं स्टमक के अंदर, इसोफेगस के अंदर, तो उसके अंदर से एडिनोकार्सिनोमा कैंसर जो रहता है वो हमें बैरेट इसोफेगस के साथ में एसोसिएटेड मिलता है, ठीक है। फिर आता है बैरेट इसोफेगस के अंदर हमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो जब भी आप HNE करोगे किसका, बैरेट इसोफेगस का, तो आपको देखने को मिलेगा गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल हमारा क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूसिन हमारा सीक्रेट करते हैं। तो म्यूसिन के लिए हमारे पास में एक स्टेन रहती है, क्या नाम रहेगा उस स्टेन का, उस स्टेन का नाम रहता है एल्शियन ब्लू। क्या नाम रहता है, एल्शियन ब्लू। और साथ साथ के अंदर उसको अपन म्यूसिरामीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूसिरामीन भी उसे अपन बोलते हैं। तो ये क्या है, ये है स्टेन फॉर बैरेट इसोफेगस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको बैरेट इसोफेगस के सारे पॉइंट शॉर्ट में बोल देता हूं। एसोसिएटेड विद GERD, रिस्क फैक्टर फॉर एडिनोकार्सिनोमा। HNE के अंदर हमें स्पेसिफिक फीचर क्या मिलता है, गॉबलेट सेल। स्टेन क्या रहेगी इसकी, एल्शियन ब्लू या म्यूसिरामीन, म्यूसिरामीन, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे फिर अपन चलते हैं। देखो एक पॉइंट ये आता है कि मेटाप्लेजिया के लिए क्या रिस्क, मतलब किस विटामिन की डेफिशिएंसी जो है जो कि मेटाप्लेजिया करा सकती है। तो इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है विटामिन ए। इसके एग्जांपल क्या, विटामिन ए। आई नो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये ना नीट में है ना एम्स में है, लेकिन अच्छा पॉइंट लगा था मेरे को तो मैं आपको बता रहा हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, डिस्प्लेजिया के ऊपर आते हैं, ठीक है, बस खत्म होने वाला है डिस्प्लेजिया। देखो जहां पे भी डिस आ जाए ना तो उसका मतलब तो हम सबको पता है कि डिसऑर्डर्ड है, और प्लेजिया का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि ग्रोथ है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, डिस्प्लेजिया का मतलब हुआ डिसऑर्डर्ड ग्रोथ, कि जहां पे हैप्पैज़र्डली ग्रो रखा, कुछ चीज़ें इधर ग्रो कर रही हैं, कुछ चीज़ें उधर ग्रो कर रही हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेजिया। तो अब कोई मेरे से पूछ सकता है कि यार अगर डिसऑर्डर्ड ग्रोथ ही हो रही है तो हमने इसको अलग से टर्म क्यों दिया है, हम इसको कैंसर में क्यों नहीं मान लेते। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि कोई भी जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है वो आपका क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। क्या कर जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। लेकिन जो डिस्प्लेजिया है ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। तो क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, इसलिए इसे अपन मैलिग्नेंट कैंसर वगैरह नहीं बोल सकते।
ठीक है, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये सवाल भी आया हुआ, आई नो मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सवाल आया हुआ, ये सवाल आया हुआ, ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाइक जब आप मतलब आप बुक से अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि यार ये सवाल आया हुआ, तो उससे हमारा थोड़ा सा अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, हमें थोड़ा सा लगता है अच्छा आया हुआ तो एक बार और अच्छे से देख लेता हूँ, बस उसलिए। क्या सवाल है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए अपन कौन सा स्टेन काम में लेते हैं? ये स्टेन के सवाल बहुत आते थे एम्स में और नीट में भी पहले बहुत आते थे, तो ये कौन सा स्टेन रहेगा? ये स्टेन रहेगा PAS। तो कभी भी आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्टेनिंग करके देखना है कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वेड हो गया है कि नहीं हुआ है, कि कंटिन्यूटी में बना हुआ है, तो वो कौन सा स्टेन रहता है? वो रहता है PAS स्टेन हमारे पास में रहता है, ठीक है। अब अपन लास्ट पॉइंट पे आते हैं, डेट इज डेस्मोप्लेजिया। डेस्मोप्लेजिया का मतलब क्या होता है? देखो डेस्मोप्लेजिया अच्छा टर्म है, क्योंकि इतना अपन इस पर फोकस नहीं करते, तो एक बार के लिए अपन इसे देख लेते हैं। देखो डेस्मोप्लेजिया का मतलब होता है कि कोई भी टिश्यू जिसके अंदर एक्सेसिव कॉलेजनस ग्रोथ हो रही है, मतलब कॉलेजन वहाँ पे डिपॉजिट हुए जा रहा है, 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 तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा कॉलेजन होगा तो ये क्या लीड करेगा? ये लीड करेगा एक हार्ट ट्यूमर को, मतलब कि वहाँ पे जो ट्यूमर रहेगा वो हार्ड हो जाएगा। क्यों हार्ड हो जाएगा? क्योंकि वहां पे एक्सेसिव कॉलेजन टिश्यू ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अगर डेस्मोप्लेजिया का मतलब क्या हुआ कि अ ग्रोथ इन विच देयर इज एक्सेसिव कॉलेजन टिश्यू एक्यूमुलेशन और एक्सेसिव कॉलेजन टिश्यू ग्रोथ, ठीक है, तो उसको अपन डेस्मोप्लेजिया बोलेंगे। एंड डेस्मोप्लेजिया लीड टू हार्ट ट्यूमर। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हार्ट ट्यूमर हमें किस में देखने को मिलता है? मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, डेस्मोप्लेजिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डेस्मोप्लेजिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरा फर्स्ट टाइम है, अगर स्टिल कोई गलती रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये वैसे ही थोड़ा इजी टॉपिक था, लेकिन स्टिल अगर कोई टॉपिक आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या वैसे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को और ईजिली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।